हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज यहाँ से हमारी यूनिट 5 शुरू होती है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की। तो सबसे पहला मॉडल है कलेक्टिविस्ट मॉडल। कलेक्टिविस्ट एक कल्चर बेसिकली है। कलेक्टिविस्ट कल्चर में जो बंदे होते हैं वो ग्रुप गोल को ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन इंडिविजुअल गोल्स एंड डिज़ायर्स। जो एक कलेक्टिव The collective is the center of all the values and rights individual exist to be served the collective। जो कलेक्टिव है वहां पर कलेक्टिव एक सेंटर है जहां पे सबकी वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज और राइट्स का मिक्सचर होगा और एक इंडिविजुअल उस कलेक्टिव को सर्व करेगा। कलेक्टिव में रह के वो परफॉर्म करेगा और वो कलेक्टिव ग्रुप भी हो सकता है, कोई स्टेट भी हो सकती है, कोई पूरे के पूरे नेशन को भी आप ग्रुप मान सकते हो, क्लैन को भी, रेस को भी। जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन से ज्यादा ग्रुप गोल की नीड पे ध्यान दिया जाता है, कलेक्टिव की नीड्स और डिजायर्स क्या हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट है, देखो लिखा हुआ है सोशल रूल, जो कि फोकस करता है प्रमोट करने के लिए सेल्फलेसनेस, इंडिविजुअलिज्म को हटाता है बेसिकली, और कम्युनिटी नीड्स को आगे रखता है। वर्क करते हैं एज अ ग्रुप में और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की नीड्स को। पीपल एनकरेज करते हैं वो करना जो कि सोसाइटी के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे फैमिलीज और कम्युनिटीज हैव प्ले द सेंट्रल रोल इन दी कलेक्टिविस्ट मॉडल। जैसे आप देखते हो कि आप अगर ग्रुप में काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, जब आप इंडिविजुअल काम करते हो तो जो आउटपुट पर यूनिट टाइम है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल एबिलिटी पे, और जब आप एक कलेक्टिवली काम करते हो तो डिपेंड करता है आउटपुट पर यूनिट टाइम, डिपेंड करता है ऑन द एवरेज एबिलिटी ऑफ सोसाइटी एज अ होल। फिर आता है एडवांटेज क्या है कलेक्टिव मॉडल के। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि वो ओन और कंट्रोल किया जाता है अपने ही मेंबर्स के द्वारा। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, ऑल आर फ्री टू से एनीथिंग, एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड लायबिलिटी। जो दायित्व है वो लिमिटेड है, ये नहीं कि सारा का सारा एक ही मेंबर पे ही है। लिमिटेड डिवाइडेड है लायबिलिटीज। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। जितने ज़्यादा बंदे उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग स्लो, और जितने ज़्यादा बंदे उतने ज़्यादा कंफ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एज ऑब्वियस रिकॉर्ड कीपिंग करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जने हैं, तो इसमें भी कॉस्ट अकर होती है। फिर आता है हमारा फ्री मार्केट मॉडल। फ्री मार्केट मॉडल अगर हम इकोनॉमी में देखें तो फ्री मार्केट एक वो मार्केट होती है जहाँ पे प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज होना वो सारा का सारा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। कंज्यूमर डिमांड डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें नहीं होता। जो भी आपको लेबर रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, कैपिटल रिसोर्सेज चाहिए, वो सारे के सारे ओन करे जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, रादर देन ओन बाय दी गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो भी प्राइस है वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट एंड द मार्जिन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। उस कंपनी का मार्जिन पॉलिसी क्या है, कॉस्ट कितनी अगर हो रही है प्रोडक्ट को बनाने में, वो डिसाइड करेगा कि उसका प्राइस क्या होगा। और यहाँ पे उनका मोटिवेशनल फैक्टर होता है कंज्यूमर की डिमांड। कंज्यूमर की डिमांड के बिहाफ पे ही वो एनकरेज होते हैं कि उनको प्रोडक्ट कितना बनाना है और क्या बनाना है, किस ऑडियंस को वो टारगेट करेंगे। ये भी प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में ही होता है। और ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल द फीचर ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। आपको कहाँ गुड सेल करना है, क्या गुड बनाना है, किसको जॉब पर रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी पॉलिसीज। फिर नेक्स्ट मॉडल आता है एनवायरमेंटलिस्टिक मॉडल। जैसे कि अब आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो काफ़ी सारा जो भी प्लांट एंड फैक्ट्री सेटअप हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट तो करना ही पड़ता है। वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है अगर वहाँ पे आपको कोई प्लांट सेटअप करना है तो इसी सिलसिले में चलते हुए कुछ ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट हुए जो कि नेचर की सुरक्षा के लिए अपनी वॉइस रेज करते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे
और उन्हीं बंदों को हम कहते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट, जो कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कदम उठाते हैं। तो कुछ मूवमेंट्स हैं जो इंडिया में हुए थे, जैसे कि बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट और सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, जंगल बचाओ आंदोलन, आपिको मूवमेंट। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए जो कि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए करे गए। यहाँ पे सबकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ 17 में राजस्थान के एक स्टेट में स्टार्ट करा गया, और उसके लीडर्स थे अमृता देवी अलोंग विद द बिश्नोई विलेजर्स इन खेजराली। वहाँ के नॉर्मल नेटिव जो थे वो, और अमृता देवी इज़ द लीडर ऑफ द बिश्नोई मूवमेंट। उनका बेसिक एम यही था कि ट्रीज को कटने से बचाना है। ऐसे ही चिपको मूवमेंट भी था, 1973 में हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और लेटर वो गढ़वाल में भी हो गया था। करते करते गढ़वाल तक ये वाला मूवमेंट पहुंच गया था। और इसके जो लीडर्स थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंदी प्रसाद भट्ट। तो ये कुछ लीडर्स के नाम है, ये नहीं कि यही ही थे, ये कुछ लीडर्स के नाम है। बाकी इनके साथ जुड़ने वाले तो वहाँ की बहुत सारी जनता थी, और इनका भी बेसिक एम यही था कि उनको प्रोटेक्ट करना है। एक बेसिक एम क्या था? जो भी हिमालयन स्लोप पे ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना है, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन ट्रीज से जाके चिपक गए थे कि नहीं, हम इनको नहीं कटने देंगे। आता है सेफ सैलिएंट वैली मूवमेंट, जो कि हुआ था केरला के डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक मॉडल था, एक प्लांट था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, जो कि वहाँ पे सेटअप करना था, जिसकी वजह से उस साइलेंट वैली की जो भी ब्यूटी थी उसको हार्म होता, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती। तो इसको सेव करने के लिए वहाँ के बंदों ने एक मूवमेंट चलाया, इन्वायरमेंटलिस्ट मॉडल चलाया, ताकि वो इस वैली को सेव कर सके और नेचर को बचा सके। और इसके लीडर्स थे, सबसे पहले एक एनजीओ आता है, KSSP एक एनजीओ है, वो यहाँ इसका लीडर था। सुगाथा कुमार भी इसका एक लीडर था। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे लीडर्स थे जो सैलिएंट वैली मूवमेंट के साथ जुड़े। उनका बेसिक एम क्या था? टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये कुछ ये कुछ मूवमेंट थे जो कि इंडिया में चलाए गए, और ऐसे ही मूवमेंट जंगल बचाओ आंदोलन, आपिको मूवमेंट और भी कई सारे मूवमेंट हुए एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए।